हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। आज की इस वीडियो में हम किडनी के सेकंड पार्ट के बारे में जानने वाले हैं और इससे पहले की वीडियो में हमने किडनी के फर्स्ट पार्ट के बारे में जाना था। तो सेकंड पार्ट में बढ़ने से पहले एक बार हम जो कल हमने पढ़ा था या इससे पहले की वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे कि आपको कितना याद हुआ है उस वीडियो से, तब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने किडनी के इस डायग्राम को समझा और एक और डायग्राम था वो हमने समझा। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को रिवाइज करेंगे, देन हम इसकी ओर मूव करेंगे। तो मैं बता देती हूँ ये किसका डायग्राम है, किडनी का। और आई होप आप लोग पहले की वीडियो देखकर समझ भी गए होंगे, और अगर आप नए हैं सीधे इस वीडियो पे आए तो प्लीज आप पहले किडनी के फर्स्ट पार्ट को समझिए, देन आप इसको समझें। तो हमने किडनी के बारे में सबसे पहले जाना कि किडनी एक लेयर से ढकी हुई है, आउटर लेयर से ढकी हुई है। उस आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं? आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए क्योंकि हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं। जल्दी से बताइए कि हम उस आउटर लेयर को क्या कहते हैं। यस, तो आप बिल्कुल सही हैं। उस किडनी की आउटर लेयर को हम पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। किडनी किस आउटर लेयर से ढकी हुई है? पेरिटोनियम झिल्ली से। आई होप आप लोगों को ये सब याद होगा। किडनी किस झिल्ली से ढकी हुई है? पेरिटोनियम। अच्छा, अब किडनी के झिल्ली के बाद हम देखते हैं कि किडनी का जो ये मोटाई वाला भाग है, अंदर वाला, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। किडनी की जो अंदर की मोटी भीतरी दीवार है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि किडनी में एंटर करते समय एक अंदर की ओर धंसा हुआ भाग है। ये जो धंसा हुआ भाग है, इस धंसे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं? इस धंसे हुए भाग को हम हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। इस धंसे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि किडनी में जो ब्लड है वो एंटर किसके थ्रू कर रहा है? किडनी में जो ब्लड है वो रेनल आर्टरी और रेनल वीन के थ्रू एंटर कर रहा था। किसके थ्रू एंटर कर रहा था? रेनल आर्टरी और रेनल वीन के थ्रू एंटर कर रहा था। अब रेनल आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ऑक्सीजन मिलकर जाएगी रेनल आर्टरी में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद रेनल वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगी। रेनल आर्टरी में कैसा ब्लड जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जबकि रेनल वीन में कैसा ब्लड जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन हम उसके बाद जो रेनल आर्टरी और रेनल वीन्स हैं, ये सब कहाँ जा रही हैं? ये सब इस भाग में जा रही हैं, और इस भाग को हम क्या बोलते हैं? मेड्यूला, रेनल मेड्यूला बोलते हैं। साथ में रेनल आर्टरी और वीन्स के साथ साथ जो हमारी यूरेटर है, ये भी इसमें छोटी नसों के माध्यम से, वेसल्स के माध्यम से किस में जा रही है? इन मेड्यूलाओं में जा रही है। अब इन मेड्यूलाओं में क्या है? अब इन मेड्यूलाओं में बहुत सारे छोटे छोटे 3 लाख से भी ज्यादा नेफ्रॉन्स हैं। क्या है? नेफ्रॉन्स हैं। क्योंकि किडनी की सबसे छोटी इकाई है तो वो क्या है? नेफ्रॉन्स हैं। इनका आकार बहुत ही छोटा है ना? क्या है इनका आकार? बहुत ही छोटा। ये नेफ्रॉन का डायग्राम हमने यहाँ बनाया हुआ है। जब आप सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप वगैरह से देखेंगे तो इस तरह की ये शेप दिखेगी नेफ्रॉन की। और 3 लाख से भी ज्यादा इन मेड्यूलाओं में क्या उपस्थित है? ये नेफ्रॉन्स उपस्थित हैं। और ये नेफ्रॉन क्या करते हैं? यही ब्लड को फिल्टर करते हैं। फिल्टर किडनी में कौन करता है? नेफ्रॉन्स करते हैं ब्लड को फिल्टर। तो नेफ्रॉन्स का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है ब्लड को फिल्टर करने में। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। हमने देखा अब जो नेफ्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे? ब्लड को फिल्टर करके, क्या करेंगे? ब्लड को फिल्टर करके वो जो उपयोगी पदार्थ होगा वो किस में भेज देंगे? वापस से ब्लड में भेज देंगे। क्योंकि जब नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करेगा ना, तो उसमें फिल्टर के साथ साथ ऐसा नहीं है कि केवल अनुपयोगी पदार्थ निकलेंगे, उसमें कुछ उपयोगी पदार्थ भी साथ में निकल जाएंगे। अब जो वो उपयोगी पदार्थ निकलेंगे उनको किडनी क्या करेगी? उनको किडनी दोबारा से ब्लड में भेज देगी। और जो अनुपयोगी पदार्थ होंगे जैसे कि यूरिन और साथ में वाटर वगैरह और कुछ एसिड, कुछ सॉल्ट्स ऐसे होंगे
जो किसके थ्रू निकलेंगे, जो इस यूरेटर के थ्रू बाहर किडनी फेंक देगी और वो किस में जाके स्टोर हो जाएगा, वो जो यूरिन है वो एक ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाएगा, यूरिन ब्लैडर उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। और जब वो ब्लैडर पूरी तरह से भर जाएगी तो क्या होगा, वो ब्लैडर उसको रिलीज कर देगी, उस यूरिन को रिलीज कर देगी। देन अब हमने इस डायग्राम को रिवाइज कर लिया है, अब हम इस डायग्राम की ओर बढ़ते हैं। ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम नेफ्रॉन का है। किसका है, नेफ्रॉन का है। तो हम इसे समझेंगे। नेफ्रॉन की शेप कुछ इस तरह से होती है, पूरी ये इसकी क्या है, शेप है। नेफ्रॉन कुछ इस तरह दिखता है। सबसे पहले देखेंगे ये है, ये प्याले नुमा एक संरचना होती है। नेफ्रॉन के जो मुख होता है वो कैसी होती है, प्याले नुमा संरचना होती है। तो ये जो इसका मुख है इसको प्याले नुमा संरचना हम बोलते हैं। ये जो प्याले नुमा संरचना है इसको हम बोमेन कैप्सूल या हिंदी में बोमेन संपुट कहते हैं। क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट कहते हैं। उसके बाद जो ये पतली सी ट्यूब जा रही है इसको हम ट्यूबेल क्या बोलते हैं, ट्यूबोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूबोल। क्या बोलते हैं इसको, हम ट्यूबोल बोलते हैं। जो ये वाली पतली वाली ट्यूब जा रही है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबोल बोलते हैं। और इस वाले प्याले नुमा संरचना को क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल। अब हमने देखा कि इसमें एक डर्टी ब्लड, अब क्या होता है हमारे ब्लड में, हमारे नसों से, वेसल से, इन वेसल से क्या हुआ, अब इस वेसल से ब्लड आया। कैसा आया, डर्टी ब्लड, यानी इसमें अशुद्धियां मिली हुई हैं। क्या है, अशुद्धियां मिली हुई हैं। अब जैसे ही वो इस नेफ्रॉन में आएगा तो वो किस में आएगा, बोमेन कैप्सूल में आएगा। अब बोमेन कैप्सूल में ये जो वेसल्स नसें आ रही हैं ये इस तरह से एक ग्रुप बना लेंगी, संरचना इस तरह जाली की समान एक संरचना बना लेंगी। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कैपिलरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैपिलरीज बोलेंगे। अब इस कैपिलरीज में जैसे ही ब्लड आएगा तो क्या होगा, क्योंकि ये जालीनुमा संरचना इन्होंने नसों ने कैपिलरीज बन चुकी हैं यहाँ पे, तो अब इसमें जो भी अशुद्धियां होंगी वो सब क्या है, वो इन पार्टिकल्स के थ्रू बाहर यहाँ पर आ गई। किस में आ गई, इस बोमेन कैप्सूल में। यहाँ पे जो ये है संरचनाएं आपको जो ये दिखाई दे रही है ये सब क्या है, अशुद्धियां हैं। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये बोमेन कैप्सूल में आ चुके हैं। अब क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे। फिल्ट्रेट यानी फिल्टर करने के बाद जो हमारे पास निकला है उसको फिल्ट्रेट बोलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये जो फिल्ट्रेट आया है ये प्योर अशुद्धियां ही हैं। अब इसमें कुछ शुद्धियां भी निकल कर आई हैं। अब इसमें कौन कौन सी शुद्धियां निकल कर आई हैं वो अभी हम यहाँ देखते हैं। सबसे कौन कौन से पदार्थ साथ में निकले हैं, फर्स्ट हमारे इसमें एमिनो एसिड भी निकला है, अमीनो एसिड। और इसमें क्या निकला है, यूरिया भी निकला है, एंड कुछ वाटर भी निकला है, और कुछ सॉल्ट्स भी निकले हैं इसमें, और साथ ही साथ इसमें ग्लूकोज भी निकला है। क्या क्या निकले हैं, अब इस फिल्ट्रेट में अमीनो एसिड, यूरिया, साथ में वाटर, सॉल्ट्स, ग्लूकोज, ये सभी उपयोगी पदार्थ निकल चुके हैं। और कुछ इसमें क्या है, कुछ अनुपयोगी पदार्थ हैं। अब इसमें जो अमीनो एसिड है वो पाचन में सहायक देगा और भी हमारे में महत्वपूर्ण भाग देता है। तो अब अमीनो एसिड तो बाहर निकलना नहीं चाहिए ब्लड से, क्योंकि हमारे शरीर को नीड है इसकी। हम अभी आगे पढ़ेंगे कि कैसे वर्क करता है। उसके बाद यूरिया, हाँ यूरिया एक अशुद्धि है, ये शरीर से बाहर निकलनी है। और वाटर भी कुछ निकलना है और कुछ हमारे शरीर में भी रहना है। साथ ही साथ कुछ सॉल्ट्स जो हैं वो कुछ निकलने हैं और कुछ रहने भी हैं जो शरीर के लिए उपयोगी हैं। जबकि ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, तो वो शरीर में रहना चाहिए। जबकि इस फिल्ट्रेट में सब कुछ बाहर निकल चुका है, इसमें अशुद्धियां भी बाहर निकल चुकी हैं और साथ में जो शुद्ध पदार्थ हैं वो भी बाहर निकल चुके हैं। अब किडनी में क्या होगा, जो अब ये इसके माध्यम से इस तरफ आएंगे, ये जो हमारी वेसल्स हैं इसके माध्यम से क्या है, ये सभी फिल्ट्रेट वाले भाग, जो ये भी फिल्ट्रेट वाले भाग है किस में आएंगे, शुद्ध होने के बाद इसमें आएंगे। अब ये इसमें आने के बाद क्या होगा,
जो भी शुद्ध वाले पदार्थ हैं, शुद्ध वाले पदार्थ होंगे, जो भी जैसे हमारे अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड कुछ वाटर होगा, वाटर की मात्रा हमारे शरीर में जरूरी है, वो भी कुछ, और साथ में कुछ सॉल्ट्स जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं, साथ में ग्लूकोज। अब वो जैसे ही आएंगे तो वो इन कैपिलरीज में आगे जो है, आगे ये कैपिलरीज में फिर दोबारा से डिवाइड हो चुकी है। क्या हो चुकी है? कैपिलरीज में दोबारा से डिवाइड हो चुकी है। और जैसे ये इन कैपिलरीज में पहुंचेंगे, जो उपयोगी पदार्थ हैं वो इन कैपिलरीज में एंटर कर जाएंगे, और इन कैपिलरीज में एंटर करने के बाद वो किसके थ्रू आएंगे? वो यहां तक पहुंच जाएंगे, क्लीन ब्लड में यहां तक पहुंच जाएंगे। और अब वो क्लीन ब्लड हो चुका है और वो ब्लड में जाकर दोबारा से मिल जाएंगे। इस दोबारा से मिलने की क्रिया को हम क्या बोलेंगे? रीएब्जॉर्बेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रीएब्जॉर्बेशन। एब्जॉर्बेशन, रीएब्जॉर्प्शन। इस क्रिया को, दोबारा से मिलने की क्रिया को हम क्या बोलेंगे? रीएब्जॉर्प्शन बोलेंगे। अब जो अनुपयोगी पदार्थ बचा, अनुपयोगी पदार्थ कौन सा है हमारा? जैसे कि यूरिन है, और साथ में कौन सा है? कुछ सॉल्ट्स हैं और वाटर है। अब उसका क्या होगा? सॉरी, यूरिन नहीं, यूरिया। जैसे यूरिया है, वाटर है, कुछ सॉल्ट्स है। अब उसका क्या होगा? वो पदार्थ इसके थ्रू यहां पर, इसके थ्रू यहां पर आएगा। अब वो पदार्थ, अब हमारा उपयोगी पदार्थ ब्लड में जा चुका है, तो अब अनुपयोगी पदार्थ का क्या होगा? अनुपयोगी पदार्थ जो है वो हमारा इसके माध्यम से किस में चला जाएगा? ब्रांच ऑफ यूरेटर। ये जो हमारी यूरेटर है वो कहाँ है? यहाँ पर जुड़ी हुई, क्योंकि हमने बताया था यूरेटर भी जुड़ी हुई है, साथ में ये दोनों रेनल आर्टरी और रेनल वेन्स भी जुड़ी हुई हैं। तो वो ब्रांच ऑफ यूरेटर के थ्रू माध्यम से बाहर की ओर निकल जाएंगे। कौन से? जैसे यूरिया, और जैसे कुछ सॉल्ट जैसे खतरनाक पदार्थ जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, वो किसके थ्रू? यूरेटर के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। ये हमारा नेफ्रॉन का पूरा डायग्राम था। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हम एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। सबसे पहले क्या हुआ? जो डर्टी ब्लड है वो इस वेसल्स के थ्रू गए, नसों के थ्रू। अब यहाँ पर आके इसने क्या बना लिया? एक कैपिलरीज बना ली, नसों का गुच्छा बना लिया, जिसको हम क्या बोलेंगे? कैपिलरीज। ये जो कैपिलरीज है इसका भी एक नाम है, इसको हम बोलेंगे ग्ल्यूमेरुलस। क्या बोलेंगे? ग्ल्यूमेरुलस। ये जो ग्ल्यूमेरुलस है ये सिंगुलर वर्ड है, और इसका प्लूरल हुआ ग्ल्यूमेरुलाई। ग्ल्यूमेरुलाई, आई और लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? ग्ल्यूमेरुलाई। उसके बाद जो शुद्धियां हैं वो निकलकर इन कैपिलरीज में दोबारा से चली जाएंगी, और इन कैपिलरीज में जाते ही वो क्लीन ब्लड के थ्रू ब्लड में दोबारा से एंटर कर जाएंगी। और वो जब एंटर करेंगी तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? इस क्रिया को हम रीएब्जॉर्प्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रीएब्जॉर्प्शन बोलेंगे। अब क्या होगा? जो अशुद्धियां बच गई हैं वो कहाँ जाएंगी? अशुद्धियां इस यूरेटर के माध्यम से वापस इसके थ्रू यूरेटर के माध्यम से बाहर निकल जाएंगी। जैसे यूरिया जैसे खतरनाक पदार्थ यूरेटर के थ्रू माध्यम से बाहर निकल जाएंगे, और वो यूरिनरी ब्लैडर जो हम पहले वाले डायग्राम में समझे थे, जो कुछ इस तरह से बना हुआ था, जो कुछ इस तरह से बना हुआ था, ये हमारी क्या है? ये हमारी यूरेटर है। और इस तरह से जो अशुद्धियां जो अशुद्ध होंगी वो इस यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाएंगी। स्टोर होने के बाद जब ये भर जाएगी तो क्या होगा? यूरिन पास आउट होगा, यूरिन को क्या करेगा? ये बाहर निकाल देगा। तो हमारा जो किडनी का लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे आप लोगों को। और अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में भी समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक के बारे में भी जानना है, तो मैं उस पर भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।